हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 7 जुलाई 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। इसके अंदर में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत सारा जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आज के डेट में आया था, और एक आर्टिकल कल का भी है। कल हम लोग वीडियो नहीं लेके आ पाए थे क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं था, मात्र एक आर्टिकल था जो कि वर्थ शेयरिंग था, तो वो मैंने सोचा कि 7 वाले में ही मर्ज कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले हेड से, फेस ऑफ इंटीग्रिटी। तो ये जो फेस ऑफ इंटीग्रिटी है, ये न्यूज आर्टिकल छपी थी दैनिक भास्कर में कल। तो वहां से ये कटिंग मुझ तक फॉरवर्ड होके पहुंची थी। उसी को जब मैंने पढ़ा तो ये लगा कि वर्थ शेयरिंग है और इसको हर किसी को जानना चाहिए, और इसको यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, आप अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए इस प्रिंसिपल का कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसी चीज पे हम लोग बात करते हैं। तो खैर, पहले हम इनकी कहानी जानते हैं कि ये किस लेवल के इंटीग्रिटी है इनकी, मतलब किस लेवल की ऑनेस्टी है, क्या ईमानदारी का लेवल है इनका। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं ललन कुमार, नीतीश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में ये पोस्टेड हैं। इन्होंने अपने 2 साल 9 महीने की तनख्वाह वापस कर दी है, जो करीब करीब 23,82,000 रुपए हुए। वो उन्होंने अपने जो कुल सचिव हैं जो यूनिवर्सिटी के, उनको वापस कर दी है। और क्या ग्राउंड दिया है, बोला है क्या कि उन्होंने इस टेनियर में जो स्टूडेंट्स हैं क्लासेस में, वो बिल्कुल जीरो रहा है, कोई भी नहीं रहा है। तो चूंकि मैंने किसी को पढ़ाया नहीं है तो मैं उसके लिए कोई भी तनख्वाह नहीं ले सकता हूं। और जब उनसे बात की गई तो बात करने में ये बोलते हैं कि इस तरीके से अगर कोई लगातार तनख्वाह लेता रहेगा बिना काम किए हुए, तो 5 साल में एक टीचर की तो एकेडमिक डेथ हो जाएगी। वो एकेडमिकली वो पढ़ाने के योग्य फिर नहीं बचेगा 5 साल के बाद फिर। और अगली बात ये कहते हैं कि अगर आपको अपने कैरियर का ग्रोथ चाहिए तो कुछ कुछ आपका एकेडमिक अचीवमेंट होते रहना चाहिए। कुछ वैसा पढ़ा के आप किसी बच्चे को तैयार कर दिए, वो आगे जीवन में कर रहा है, तो वो है एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, इनका कहना है। और ये अपने कदम को जस्टिफाई करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल को अपहोल्ड करते हुए। गांधीयन प्रिंसिपल में जो गांधी जी 7 सिंस, ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। एक बार डायरेक्टली एज ए क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि 7 सोशल सिंस गांधी जी के क्या हैं। तो उसी प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है वेल्थ विदाउट वर्क, बिना परिश्रम के धनोपार्जन। तो इसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो अब बिना काम किए किसी से आप पैसा नहीं लेंगे। तो इस एग्जाम्पल को आप, इंटीग्रिटी का एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। एथिक्स के आंसर में GS4 में बहुत ही नायाब तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण आप लिख के जमा करते रहें यूज करते टाइम पे, और इसको रिवाइज करना जरूरी है, तभी वो रिकॉल होगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेपर पे निकल के आएगा। तो ये जो कटिंग थी वो यही जो दैनिक भास्कर की कटिंग थी, उसी को मैंने यहां पे लगाया है। उसके अलावा जनसत्ता में भी इसको कवर किया गया था। तो ये काफी अच्छा उदाहरण है। खैर, हम लोग चलते हैं अब आगे। जो पहला हमारा आज का आर्टिकल है, ये द हिंदू से लिया गया है। ये लिखा गया है सुहासिनी हैदर जी के द्वारा। द हिंदू की इंटरनेशनल रिलेशन जो मुद्दे होते हैं उनकी एक्सपर्ट हैं ये सुहासिनी हैदर जी। ये अभी जो 3 समिट लगातार से हुए हैं, ब्रिक्स, G7 और नाटो। ब्रिक्स जो आपका वर्चुअल फॉर्म में हुआ था, G7 जर्मनी में हुआ था, और उसके अलावा फिर नाटो का समिट भी अभी जस्ट हुआ था। तो ये समिट जो हुआ है उसमें से वो निकालना चाह रही हैं कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है और इंडिया को क्या आगे करना चाहिए। ये आर्टिकल इस बारे में है। तो इसमें क्या क्या बातें हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रिक्स जब उस समय पे समिट हुआ था, वहां पे भी हम लोगों ने आर्टिकल में डिस्कस किया था। उसी सारी बातों को यहां पे उन्होंने फिर से कहा है, वो हम लोग एक बार तेजी से उसको रिवाइंड कर लेते हैं। जैसे ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका पहले से इनिशिएटिव है। उस बैंक से रशियन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अभी 17 लोन करंट में उसको दिए जा चुके हैं। और जो पेमेंट इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रांजैक्शन होता है उसका सिस्टम होता है स्विफ्ट पेमेंट। तो वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अभी रसिया को सैंक्शन की वजह से रोका गया है, उसको एक्सेस करने नहीं दिया जा रहा है। तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स स्थापित करने की बात की गई है। और रसिया ने एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी
का भी प्रपोजल दिया, जिसमें कि एक बास्केट ऑफ बहुत सारी करेंसीज होंगी, उसको मिला करके एक हम लोग उसका सबका वैल्यू कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा परसेंटेज हर किसी का वेटेज हम लोग रखेंगे और उस वेटेज के हिसाब से एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डॉलर ही चलता है तो वो एक पर्टिकुलर कंट्री की डोमिनेंस को दिखाता है। तो ये पुतिन यहां पे सजेस्ट करते हैं कि एक करेंसी ना हो, कि एक बास्केट ऑफ करेंसी हो जिसको कि अप्रूवल यहां से इसके थ्रू हो। और ब्रिक्स में रसिया ने कमिट किया है कि वो ब्रिक्स नेशन को मोर ऑयल एंड कोल सप्लाई वो लगातार बनाए रखेंगे, उसके लिए उन्होंने कमिट किया है। तो ब्रिक्स में ये सारी बातें थी। अब हम लोग देख लेते हैं आगे G7 में क्या क्या बात थी। तो G7 में टारगेट किया गया रसिया और चाइना को, लेकिन इंडिया ने सिर्फ 2 MOU वहां पे साइन किए। एक था रेजिलियंट डेमोक्रेसीज के ऊपर, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इन सारे डेमोक्रेसी वाले प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने की बात की गई थी, तो इंडिया ने इसको साइन किया। और दूसरा जो प्रिंसिपल जो MOU साइन किया इंडिया ने वो था जेट, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट, JETP। तो इसमें जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है ये है कि हर आदमी तक एनर्जी एक्सेस पहुंचना चाहिए, गरीब से गरीब आदमी तक को एनर्जी एक्सेस मिलना चाहिए। तो वो जो भी वेलफेयर और डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने वाले MOU थे वही इंडिया ने साइन किया। कुछ कुछ इसमें वो भी था जिसमें रसिया को क्रिटिसाइज किया गया था, चाइना को बोला गया था कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, साउथ चाइना सी में आपको आर्बिट्रेरियल अवार्ड वो सारा कुछ मानना पड़ेगा। तो ये आपको देखना है तो हम लोग पहले पास्ट में इस चीज को अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं पास्ट का वीडियो रिवीजन के हिसाब से। बट इन जनरल इतनी ही बात थी। और नाटो में क्या हुआ है, नाटो का जो अभी चीज हुआ तो उन्होंने कमिट किया है कि नाटो का एक्शन लिया जाएगा, नाटो एक्शन लेगा रसिया के खिलाफ। और वो चाइना से जो सिस्टेमिक कंपटीशन है उसको भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो कि नाटो के इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और वैल्यू को एज ए चैलेंज करने वाला है एज ए फ्यूचर। तो उसको भी ये चीज हाईलाइट किया था। फिर अगला जो फोकस था वो एक्सपेंशन पे था। एक्सपेंशन के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने पास्ट में वीडियो डाला था कि स्वीडन और फिनलैंड ये 2 कंट्रीज नाटो में शामिल होना चाह रही थी, जिसका कि टर्की अपोज कर रहा था। ये हम लोगों ने आर्टिकल में पास्ट में डाला। तो अभी टर्की मान चुका है, उसकी भी बात मान ली गई स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा, तब वो अलाउ कर रहा है कि नाटो में स्वीडन और फिनलैंड आ जाएं। तो अभी जो है फोकस किया जा रहा है नाटो को एक्सपैंड करने का, जो कि 1997 के टाइम पे ही रसिया को बोल दिया गया था कि हम लोग ईस्टवर्ड जो एक्सपेंशन है वो नहीं करेंगे। लेकिन उस वैल्यू को अब देखा जा रहा है कि नाटो पीछे छोड़ रही है, अभी एक्सपेंशन के लिए बिल्कुल तैयार है और नए मेंबर्स जोड़ती चली जा रही है। तो ये नए मेंबर जोड़ने से दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि रसिया के बिल्कुल नजदीक में नाटो का कोई भी एलाई मेंबर रहेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि कभी भी लड़ाई का खतरा हमेशा बना रहेगा। फिर आगे आते हैं हम लोग, इसमें इंडिया का अप्रोच अभी क्या रहा है। इंडिया ने जो रसिया से ऑयल और गैसेस मंगाने का जो प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा अभी देखा गया है कि हम लोग वहां से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। वहां का फर्टिलाइजर, सीमेंट, उसके भी इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। इवन हम लोग इसके लिए तैयार हैं कि उनको जो पैसा दिया जाए डॉलर में ना देके चाइनीज युआन में दिया जाए, ताकि जो सैंक्शन उस पर लगाया गया है उसको वेव ऑफ करके उसको पास करके निकला जा सके। और हम लोग जो परचेजेज हैं, डिफेंस परचेजेज, वो हमारा रसिया से काफी ज्यादा है, तो उसको भी हम लोग डाइवर्सिफाई करने की और कोशिश कर रहे हैं, ताकि सिंगल डिपेंडेंसी ना रहे, हम लोग सारे सेक्टर से, सारे जगहों से इस चीज को परचेज करें। तो अभी तक हमारा ये अप्रोच रहा है। लेकिन दोनों सिचुएशन में जो दिख रहा है ये कि दुनिया जो है 2 भाग में फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो पहले USSR और USA का जो ब्लॉक था वो ब्लॉक में फिर से बढ़ती नजर आ रही है। और ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी कंट्री जो है वो नॉन अलाइनमेंट किसी भी साइड में शिफ्ट होने से बच रही हैं। वो दिखता है आपको UN जनरल असेंबली का जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसमें देख सकते हैं कि जब रसिया को क्रिटिसाइज करने की बात हुई, उसको पनिश करने की बात हुई, कास्टिगेट का मतलब यही होता है, इन्वेजन के लिए जो यूक्रेन पे उन्होंने हमला किया उसके लिए, तो उसमें वोटिंग 141 कंट्रीज ने किया था। जबकि जो दूसरा वोटिंग कराया गया जिसमें कि रसिया को ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर करने के लिए वोटिंग कराया गया था, तो उसमें मात्र 93 कंट्रीज ने ही वोट किया। फिर अगला बात जो है कि US एंड EU लेड जो सैंक्शन रिजीम है उसको मात्र 40 कंट्री ने ही ज्वाइन किया है। तो ये दिखाता है कि दोनों ही इनके झगड़े से बहुत सारी कंट्रीज इनसे बच के रहना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर साइड में नहीं दिखना चाहते हैं कि मैं उनसे मेरा अलाइनमेंट है। अब जब ये डिमांड है
तो इसमें फिर बात आ जाती है कि फिर से क्या नॉन अलाइनमेंट को लाने का समय हो गया है। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमारे द्वारा हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बांदुंग जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां से जाकर के ये चीज स्टार्ट हुई थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। उसी कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें नेहरू जी ने कही थी। उसको एज ए क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था कि अगर जो है दुनिया इसी तरीके से दो ब्लॉक में डिवाइड हो जाए तो क्या इसका आउटकम होगा, क्या रिजल्ट होगा। और वो उत्तर के तौर पे खुद ही बताते हैं कि इसका एकमात्र जो रिजल्ट होने वाला है वो है लड़ाई, वार होना ही होना है। और उसके सॉल्यूशन के तौर पे ये बोलते हैं वो कि अगर लड़ाई हम लोग को रोकना है तो लड़ाई रोकने का उसके खिलाफ में बस ये है कि हम लोग नॉन अलाइनमेंट का ब्लॉक जो है बड़ा करें, उसके क्षेत्र को बड़ा करें और उसके क्षेत्र में किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट नहीं होने दें। तो यही बात इस आर्टिकल में भी बोली गई है कि हम लोग फिर से नाम वाला जो प्रिंसिपल है उस पर जा सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं। और इस आर्टिकल में एक दो बात और भी थी कि हमारा नॉन अलाइनमेंट ही है जिसकी वजह से अभी हम यूक्रेन के पास भी जा सकते हैं और रसिया के पास भी जा सकते हैं और उस वहां पे जाके इंटरमीडियरी का रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो ये रोल ये आर्टिकल भी सजेस्ट करता है कि ये किया जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। हम लोग आते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है, एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है उसी के रिगार्डिंग है और वो जजमेंट रिलेटेड है जो डॉक्टर्स को गिफ्ट के तौर पे फार्मा कंपनीज देती हैं कभी कभी कि अब मेरा दवाई प्रिस्क्राइब करो, इसके बेसिस पे आपको मैं ये चीज दे दूंगा, वो चीज दे दूंगा। तो काफी सारी चीजें होती हैं। तो इसी में जो केस चला है, केस के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसको पूरे से समझ पाएंगे। जो केस है वो है एपेक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो केस इस वजह से किया गया था कि जो कंपनी है एपेक्स लैब ये बोल रही थी कि जो मैंने फ्रीबी डॉक्टर्स को दिया है, फ्रीबी मतलब जो फ्री का उसका टूर मैंने फाइनेंस किया, फैसिलिटीज दी, तो उसके लिए मुझे इनकम टैक्स में रिबेट दिया जाना चाहिए। ये क्लेम था उनका। और ये क्लेम करने का उसका ये रीजन था क्योंकि बोला क्या कि ये दवाई जो है हम लोग उनसे ये चीज करवा रहे हैं, उनको डॉक्टर को लोगों को देने के लिए बोल रहे हैं ताकि लोगों की हेल्थ बेहतर हो। तो ये एक तरीके से पब्लिक वेलफेयर मेजर है। लेकिन ये पब्लिक वेलफेयर ना होते हुए एक्चुअल तौर पे ये क्या है, ये अपने दवाई को प्रमोट करने का एक तरीका है। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इस तरीके का कोई भी फ्रीबी डॉक्टर को दिया जाना ये लॉ में ही प्रोहिबिटेड है, उसको बिल्कुल उस पर रोक लगाई गई है। अगर ये लॉ में ही प्रोहिबिटेड है तो फिर इस पे इनकम टैक्स डिबेट की तो रिबेट मिलने की, उसका डिडक्शन मिलने का तो उसका कोई संभावना ही नहीं उठता। यहां पे उन्होंने सीधे से उसको खारिज किया है। और साथ में कोर्ट ने एक बात और कही है कि ये इस तरीके का फ्रीबी देते हुए जो आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पेशेंट्स को, वो प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअल नहीं है, वो मैनिपुलेटेड है। मैनिपुलेटेड इन द सेंस कि वो सिर्फ उसकी बीमारी को देखते हुए नहीं है, वो साथ में ये भी है कि अगर मैं इस कंपनी की दवाई को प्रमोट कर देता हूं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो ये एक तरीके से इमोरल है, अनैतिक है। इस वाले आर्टिकल में यही बात थी। तो इस वाले हम लोग केस को ध्यान में रख सकते हैं। और साथ में जो इसका यूसेज है वो ये है कि किस तरीके से जो नोबेल प्रोफेशंस हैं, जैसे डॉक्टर्स का हो गया, तो ये सारे प्रोफेशंस बिल्कुल फ्री होने चाहिए और ओपन टू एक्सेस होना चाहिए हर पब्लिक को, ताकि वो फैसिलिटीज मिल सकें एट नॉर्मल कॉस्ट। तो वहां पर कोई भी तरीके का क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो हम लोग इस आर्टिकल को, इस केस को, जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसको कोट कर सकते हैं। हम लोग आते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है आपका जो ट्विटर ने लॉ सूट फाइल किया है उसके ऊपर। ये लिया गया है आपका इंडियन एक्सप्रेस से। तो ये इस लॉ सूट में ये ट्विटर ने फाइल किया कर्नाटका हाई कोर्ट में कि बहुत सारी गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स आए हैं जिसमें ये बोला गया है कि जो पर्टिकुलर कंटेंट साइट पे डाला गया है, ट्विटर पे डाला गया है, उसको आप टेक डाउन करें, उसको आप हटा दें साइट से। ये बात वहां पे बोली गई है। और ये ऑर्डर देने का जो गवर्नमेंट ने बताया है कि किसके तहत में दिया है, तो वो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
2000 उसके अंतर्गत में ऑर्डर दिए गए हैं। तो इसमें इसी एक्ट में, इसी सेक्शन में उसका ग्राउंड भी मेंशन किया गया है कि किस ग्राउंड पे जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है उनको डायरेक्ट किया जा सकता है। तो उसका ग्राउंड क्या है? सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में फ्रेंडली रिलेशन हो, हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, और इससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस अगर कुछ होता है जो भी कॉग्निजेबल इन नेचर है, तो उसको भी रोकने का अगर कुछ हम लोग को रोकना अगर है, तो उस ग्राउंड पे कंपनीज को, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं, उनको बोला जा सकता है कि आप इस कंटेंट को वापस ले लें। लेकिन ट्विटर ने बोला है कि हम लोग इस कंटेंट को वापस नहीं लेंगे, और उसका कारण दिया है कि जो ऑर्डर्स आए हैं वो सेक्शन 69A के अंतर्गत में क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं, और किसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको बेनिफिट कर रहे हैं, ना कि कंट्री के लिए। तो और दूसरा जो पार्ट है कि जिसका कंटेंट ब्लॉक होने वाला है, जो एक्चुअल यूजर है, जिसका अकाउंट है ट्विटर पे, उसको कोई प्रायर नोटिस नहीं दी जा रही है कि आपका कंटेंट जो है हटा दिया जाएगा। उसको कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया। उसके अलावा जो ऑर्डर्स हैं वो बिल्कुल ही आर्बिट्ररी और डिसप्रपोर्शनेट हैं, मतलब जिस प्रोपोर्शन में उस पर ब्लॉकिंग एक इफेक्टिव मेजर नहीं रहेगा, वहां पे आप जैसे छोटा सा कुछ बात है उससे कुछ भी होने की संभावना नहीं है, उसको इस तरीके से फोरकास्ट किया गया है कि इससे काफी ज्यादा कुछ चीजें हो सकती हैं। फिर अगला जो ग्राउंड दिया है कि ये जो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके खिलाफ है। इसके लिए एक डाटा भी है, उस डाटा को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि 2014 में जो रिक्वेस्ट इस तरीके के गए थे ट्विटर को कि आप जो है ट्विटर पोस्ट को हटा दें, तो वो 2014 में 471 पोस्ट थे मात्र, जो कि गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था हटाने का, जो कि 2020 में 9849 हो गया है। तो इसमें जो परसेंटेज वाइज जंप देखेंगे तो परसेंटेज इसका 1991 है, परसेंटेज 1991% का जंप यहां पे देखा गया है। तो ये जंप काफी सिग्निफिकेंट है, जो कि अभी के समय में काफी बढ़ गया है। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हमारे लिए बन जाता है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर जो हम बैन करने आपको बोल रहे हैं, अगर वो आप नहीं करते हो, तो आपको जो सेफ हार्बर का प्रोविजन दिया गया है, उसके तहत जो आपको सुरक्षा प्रदान की गई है, वो आपसे छीन लिया जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि सेफ हार्बर क्या होता है? सेफ हार्बर प्रोविजन ये होता है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जो है, उसके ऊपर जो कंटेंट पोस्ट होता है वो तो एक्चुअल इंड यूजर पोस्ट करता है। ये कंपनीज तो बस खाली बीच वाले जो इंटरमीडियरी हैं उसका रोल अदा करती हैं। तो इस वजह से कोई कंटेंट जो उस पर पोस्ट किया जाता है, उसके लिए उस कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, उस यूजर को जिम्मेदार माना जाएगा। तो यही जिम्मेदारी उस पर ना रखते हुए यूजर पे रखने का जो प्रोविजन है, इसी को हम लोग सेफ हार्बर बोलते हैं कि आप एक हार्बर है, उस पर आप सेफ हो, मतलब एक पर्टिकुलर ग्राउंड है जहां पे कि आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आने वाली है उस केस में, अगर कुछ भी इनडिसेंट पोस्ट किया जाता है किसी यूजर के द्वारा। तो हम लोग चलते हैं आगे। इस आर्टिकल में इतना ही था। इसके रिलेटेड 2 आर्टिकल थे इंडियन एक्सप्रेस में, एक एडिटोरियल वाले पेज में था, एक एक्सप्लेन्ड वाले पेज में था। तो हम लोगों ने दोनों ही चीजों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा इसमें जो हमारे काम का है वो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, जो बातें हैं यही है। अभी हम लोग चलते हैं आगे। ये आर्टिकल है आपका 6 जुलाई का। 6 जुलाई का बस एक ही आर्टिकल हम लोग को जो इंपॉर्टेंट दिखा था वो ये वाला है। तो इसमें क्या है, BRI और इसका स्टेटस साउथ एशिया में क्या है वो। तो BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो आपका चाइना का है। तो ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो है PGII जो आपका G7 ने लॉन्च किया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो लेके आए हैं $600 बिलियन का, उसके अगेंस्ट में ये दिखाता है कि हमारा BRI जो लेके आया गया था चाइना के द्वारा, उसका अभी करंट स्थिति क्या है साउथ एशिया में। तो इसके ऊपर जो BRI में लोन दिया जाता है, इसमें एलिगेशन ये भी दिया गया है कि बहुत ही प्रेडेटरी नेचर का लोन है, डेप्ट ट्रैपिंग टाइप का, कि आपको जो कर्ज है उसके बोझ में दबा दिया जाता है और आपका जो एसेट है उसको अपने आप में समेट लेने की कोशिश की तरीके से भी देखा गया है। लेकिन
ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जिसको और कहीं से जो इंटरनेशनल फोरम है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वहां से लोन नहीं मिल रहा है, वो चाइना की ओर रुख कर रही हैं लोन के लिए। खैर, हम लोग चलते हैं साउथ एशिया में क्या स्थिति है इसको देखने के लिए। तो पाकिस्तान का जो सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें टारगेट ये किया गया है कि जो ग्वादर है हमारा, ग्वादर पोर्ट, वो उसको सिंगापुर और पाकिस्तान के तौर पे डेवलप करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हुए भी काफी ज्यादा एप्रीहेंशन पाकिस्तान में भी है। जैसे 2020 में वहां जो पीएम थे पाकिस्तान के इमरान खान जी, उन्होंने बोला था कि जो चाइनीज कंपनीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 3 बिलियन ज्यादा का बिल दे दिया है, $3 बिलियन का। और एक और इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि चाइनीज जो पावर कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में बोली थी कि हमारा $1.5 बिलियन का जो कर्जा है वो जब तक आप नहीं चुकाएंगे तब तक हो सकता है कि हम पावर बंद कर दें, इसकी उन्होंने धमकी दी थी। तो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है चीज। फिर आ जाते हैं हम लोग श्रीलंका में। तो श्रीलंका में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे डेवलप किए गए हैं जिसका हम लोग व्हाइट एलिफेंट एक टर्म यूज किया जाता है। व्हाइट एलिफेंट ऐसा होता है जिसका कोई आप बना देते हो, खर्च बहुत होता है, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है ज्यादा, तो ये होता है व्हाइट एलिफेंट। तो इसी तरीके का एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि हम्बनटोटा पोर्ट ये बना दिया गया और उसके बगल में ही कोलंबो पोर्ट है। तो यहां पे उतना ट्रैफिक आ नहीं रहा है, तो ऑलरेडी हमारे पास ये चीज था ही। तो जब हमारे पास ऑलरेडी ये चीज पोर्ट की व्यवस्था थी तो हम लोग फिर से यहाँ पे पोर्ट क्यों बनवाए। अब ये स्थिति आ गई कि इसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है, वो पैसा खर्च होने के बाद अब जो है गवर्नमेंट इसको पे करने की स्थिति में नहीं है। और ये जो जमीन है, ये जो पोर्ट बनाया गया है, इस पोर्ट को पैसा पे करने के लिए श्रीलंका ने चाइना को ही ये पोर्ट 99 साल के लीज पे दे दिया है। तो ये भी दिखता है कि उसका एसेट ही कैप्चर कर रहा है। अफगानिस्तान में अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। ग्राउंड पे कुछ कुछ प्रोमिसेस किए गए हैं लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। मालदीव्स में देखें तो चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज ये बनाया गया था। जो इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो जो है चाइना की ओर टिल्ट हो रहे थे, लेकिन अभी जो करंट में प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट BRI से दूर हो रहे हैं और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं। इसके लिए अभी इंडिया आउट कैंपेन भी चला था कुछ दिन पहले, उसको फिर से बैन किया गया है मालदीव्स में। हम लोग आते हैं अगले कंट्री में कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है। तो बांग्लादेश में भी चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज, SEZ, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे टनल लिंक, काफी सारे प्रोजेक्ट वहां पे प्रॉमिस किए गए हैं। लेकिन प्रोजेक्ट जो है ज्यादातर डिले हो रहे हैं क्योंकि फंड नहीं रिलीज किया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है नहीं। और इसके अलावा जो साउथ एशिया में कंट्रीज हैं वो इंडिया बचता है, तो इंडिया BRI का पार्ट है नहीं, इसने ज्वाइन नहीं किया था। तो इसमें हमारे पास इतनी ही बात है। और हमारे पास आज के डेट में, आज 7 जुलाई को, और कुछ नहीं है। और अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। हमारा चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला है, वहां पे आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू।